दोस्तों, आज एक बार फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज मेरी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से हुई, जिनसे बात करके मुझे इज़राइल और अमेरिका के ईरान के साथ हो रहे भीषण युद्ध के बारे में ताज़ा और प्रामाणिक जानकारी मिली। एक दृष्टिकोण जानने को मिला, जिसके तहत हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि दरअसल ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है। ये पता लगाना, इसका पूर्वानुमान लगाना और इसके आधार पर अपनी योजना बनाना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सब लोगों की ज़िंदगी इस युद्ध से गहराई से प्रभावित हो रही है और आगे और भी होने वाली है। इस हस्ती से मुझे जो जानकारी मिली, उसे मैं नई परख के दर्शकों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। ज़ाहिर है कि इस जानकारी के साथ-साथ मेरा विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य भी होगा। जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई, वे थे ईरान के एक शीर्ष नेता, अयातुल्लाह अब्दुल मजीद हाकिम इलाही। मुलाकात की जगह थी नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर बना ईरान का कल्चरल सेंटर। अयातुल्लाह इलाही की खास बात यह है कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई के भारत में विशेष प्रतिनिधि हैं और मुज्तबा से पहले उनके पिता और युद्ध में शहीद हो चुके अयातुल्लाह अली खामनेई के भी विशेष प्रतिनिधि थे। इस पद पर उनकी नियुक्ति पिछले साल यानी 2025 में हुई थी। वे सर्वोच्च नेता के उन 5 प्रतिनिधियों में से एक हैं, जिन्हें सारी दुनिया में इस पद पर रखा गया है। अयातुल्लाह इलाही ज़ाती तौर पर, निजी तौर पर मौजूदा सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के काफ़ी निकट माने जाते हैं। उन्होंने खुद ही मुझे बताया कि वे छात्र जीवन में मुज्तबा के सहपाठी थे। मुझसे बात करते-करते जब बीच में अयातुल्लाह इलाही किसी काम से थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर गए, तो उनके साथ के लोगों ने जानकारी दी कि अगर परिस्थितिवश कभी ईरान के सर्वोच्च नेता की जगह फिर से खाली हुई, तो सर्वोच्च पद के लिए अयातुल्लाह इलाही के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जिस हस्ती से मैं बात कर रहा था, उसके द्वारा दी गई जानकारी की और दृष्टिकोण की प्रामाणिकता पर रंच मात्र भी शक नहीं किया जा सकता। मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार और भी थे। बातचीत मुख्य तौर पर अंग्रेजी में हुई। हालांकि कल्चरल सेंटर की तरफ से वहां ऐसे लोग भी मौजूद थे जो फारसी और हिंदी के बीच दुभाषीय की भूमिका निभा सकते थे, लेकिन मोटे तौर पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी। पिछले 2 दिन से ही इस मुलाकात की संभावनाएं बन रही थी। मेरे मन में कई सवाल थे, जिन्हें मौका मिलने पर मैंने पूछा। मेरा पहला सवाल यह था कि आखिरकार इजराइल और अमेरिका को यह कैसे पता चल जाता है कि ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व मंडल के सदस्य किसी खास वक्त पर ठीक-ठीक कहाँ मौजूद हैं, और वे ताके बैठे रहते हैं और मौका पड़ने पर सटीक निशाना लगाते हैं, जिससे एक के बाद एक ईरानी नेताओं को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। सबसे पहले तो युद्ध के शुरुआती दौर में ही इजरायलियों को यह पता था कि अयातुल्लाह अली खामनेई किस इमारत में अपने साथियों से बैठक कर रहे हैं। इजराइल ने उसी इमारत को निशाना बनाकर 30 बंकर बस्टर बम गिराए, जिसके कारण ईरान अपने नेता से वंचित हो गया। इसके बाद कुछ और हमलों में ईरान के कई नेता मारे गए। हाल ही में हमलावरों ने हमलावर लारिजानी जैसे अहम नेता को भी मारने में सफल रहे। मैंने पूछा यह कि क्या ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाड और अमेरिकी जासूसी संस्था सीआईए के एजेंट बड़ी संख्या में सक्रिय हैं, जिनसे सारी जानकारी दुश्मनों तक पहुंच जाती है? इस सवाल के जवाब में अयातुल्लाह इलाही ने एक लंबा जवाब दिया। इसके 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में उनका कहना था कि ईरान में इजराइल और अमेरिका की जासूस तो सक्रिय हैं, लेकिन वे इतने ज्यादा नहीं हैं जितने बताए जाते हैं। वे थोड़े से हैं और उनकी पकड़-धकड़ जारी है। इसका मतलब यह था कि अयतुल्लाह अली खामनेई हाँ, इस जवाब का एक दूसरा हिस्सा सामने आता है, जिसके मुताबिक अयतुल्लाह इलाही ने बताया कि जब भी वे सर्वोच्च नेता अली खामनेई को विशेष सुरक्षा देने का आग्रह करते थे, या उनसे कहा जाता था कि वे इस समय जनता के बीच में न जाएं और ऐसी जगहों पर रहें जो कि
दुश्मन की पकड़ से बाहर हो, जिन पर दुश्मन निशाना न लगा पाए, ऐसी जगहों पर अपनी मीटिंगें करें जहां पर आसानी से हमला न किया जा सके। तो अयतुल्लाह खामनेई इस सुझाव को मानने से इनकार कर देते थे। उन्होंने बंकर में रहने से भी मना कर दिया। उनका आग्रह था कि वे लोगों के बीच रहना चाहते हैं और सर्वोच्च नेता होने के नाते किसी भी तरह की विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते। अयतुल्लाह इलाही ने यह भी बताया कि ईरानी लोग आमतौर पर शहादत की, यानी बलिदान देने की, कुर्बानी देने की किसी भी संभावना का स्वागत करते हैं। अली खामनेई का भी स्पष्ट कहना था कि शहीद होना उनके लिए फख्र की बात है। अयतुल्लाह इलाही का कहना था कि इस्लामिक रिपब्लिक के सभी नेता बहुत सादा और किफ़ायती जीवन जीते हैं। उनके पास 2-3 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते। वे खान-पान के मामले में आम ईरानियों की तरह ही होते हैं। किसी विशेष सुविधा में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। ईरान के खुफिया तंत्र को संचालित करने वाले लारिजानी से भी आग्रह किया गया था कि वे लोगों के बीच जाने से पैदा होने वाले अंदेशों को समझें, लेकिन उन्होंने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे आम लोगों के बीच जाते रहे और इसका अंत उनकी शहादत में निकला। जब मैंने अयतुल्लाह से पूछा कि क्या उन लोगों ने पिछले साल 12 दिन के युद्ध के बाद अगले युद्ध के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि इस बार तो 12 दिन बाद युद्ध बंद हो गया, लेकिन जल्दी ही इजराइल और अमेरिका फिर से हमला करेंगे। तो अयतुल्लाह इलाही का जवाब हाँ में था। उनके साथ के लोगों ने बताया कि एक-एक पद के लिए 3-3 और 4-4 विकल्प तैयार कर लिए गए थे। अगर एक नेता मारा जाएगा तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा तैयार रहेगा। इस तरह ईरानी सत्ता का ढांचा कुछ इस तरह का बना दिया गया था कि अमेरिका और इजराइल बार-बार हमला करके भी ईरान को नेतृत्वहीन नहीं कर सकते थे, और दरअसल हुआ भी यही। दोस्तों, विभिन्न रक्षा विशेषज्ञों ने तस्दीक की है कि मोसाड ने, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाड ने एक थ्योरी बनाई थी, और थ्योरी ये थी कि युद्ध से पहले या उसके होते ही सबसे पहले नेतृत्व को खत्म कर दिया जाए। इसको मोसाड डिकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी शीर्ष नेतृत्व को बनाने वाले हमले का नाम देता था। सीआईए को भी मोसाड की ये थीसिस पसंद आई, इसलिए आक्रमणकारियों ने शुरू से ही योजना बनाकर नेताओं का खात्मा करना जारी रखा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ईरान में एक नेता जैसे ही सीन से हटेगा, उसकी जगह लेने के लिए दूसरा नेता तैयार बैठा होगा। यह ऐसी तैयारी थी जिसके बारे में अमेरिकी रणनीतिकारों ने पहले सोचा भी नहीं था। दरअसल यह रणनीति पिछले कई दशकों में धीरे धीरे तैयार की जा रही थी, खासकर 2000 के दशक से, ताकि डिकैपिटेशन स्ट्राइक से पूरा सिस्टम ठप न हो जाए। इसमें सबसे उल्लेखनीय है, इस रणनीति का सबसे उल्लेखनीय पहलू है मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटजी। यह ईरान की मुख्य सैनिक रणनीति है, जिसके बारे में विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने युद्ध के शुरुआती दिनों में ही कुछ जानकारी दी थी। इसके तहत ईरान ने अपनी सेना, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को केंद्रीय कमांड खत्म कर दिया और उसे 31 प्रांतीय और क्षेत्रीय इकाइयों में बांट दिया। इसके मुताबिक हर प्रांत या क्षेत्र एक मोज़ेक टाइल की तरह एक स्वतंत्र रूप से काम करता रहेगा। स्थानीय कमांडरों को पहले से ही व्यापक अधिकार दे दिए गए कि वे बिना तेहरान के आदेश के अपनी समझ से फैसले ले सकें, हमले कर सकें या जवाबी कार्रवाई कर सकें। अगर तेहरान के कमांडर या शीर्ष कमांडर मारे जाते हैं, तो भी स्थानीय इकाइयां लड़ाई जारी रख सकती हैं। यह 1980 के ईरान इराक युद्ध और 2003 के इराक युद्ध से सीखी गई रणनीति पर आधारित है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि शीर्ष पदों पर कई उत्तराधिकारी तय कर दिए गए थे। खामनेई ने युद्ध से पहले ही हर महत्वपूर्ण सैन्य और सरकारी पद के लिए 3 से 4 लोगों को नामजद कर दिया था। अगर पहला मारा जाता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा तुरंत कमांड संभाल लेता है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मारे जाने के बाद नए कमांडर, जैसे कि अहमद वाहिदी, जल्दी ही नियुक्त किए गए। इसी रणनीति का ये कमाल था। इसी के साथ जो राजनीतिक और मजहबी नेतृत्व है, उसका विकेंद्रीकरण भी कर दिया गया। खामनेई की शहादत के तुरंत बाद संविधान के अनुसार फटाफट एक 3 सदस्यीय अंतरिम काउंसिल बनाई गई। इसके सदस्य थे राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, प्रमुख न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसेनी अजेही और गार्डियन काउंसिल के सदस्य अली रजा अराफी। यह काउंसिल सुप्रीम लीडर की तरह काम करती रही जब तक कि नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति नहीं हो गई।
उसी वक्त जब इस वक्त ये काम कर रही थी, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स थी, इसमें 88 सदस्य है, अयातुल्लाहों का एक संगठन है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ये सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया चलाती रही। अब इस वक्त ईरान में स्थिति यह है कि जो सत्ता का ढांचा है वो बिखरा हुआ है। एक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, स्थानीय कमांडर हैं और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। आमतौर पर जो डिफेंस विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इस रणनीति के कारण ईरान के जवाबी हमले और ज्यादा सक्षम और प्रभावी हुए हैं। ईरान की सत्ता में पहले से ज्यादा विश्वास आया है और रिवोल्यूशनरी गार्ड अब ज्यादा प्रभावशाली है और युद्ध को ज्यादा विकेंद्रीकृत तरीके से चला रहा है। अयतुल्लाह खुमैनी से ईरान की संस्कृति, ईरान का समाज किस तरह सोचता है, ईरान के लोग किस तरह सोचते हैं, इन सब के बारे में भी काफी बातचीत हुई। इससे भी उस ईरानी नजरिए और उस ईरानी संकल्प का पता लगता है जिसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं लगाया था और अब उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अयतुल्लाह इलाही ने बताया कि ईरान में महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी बमों ने वहां पर जो एक तेहरान में एक गांधी अस्पताल है, उस अस्पताल को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी जम के बम बरसाए। आमतौर पर लोग गांधी जी का उल्लेख करते हैं, गांधी जी के विचार काफी प्रचलित हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। खुद अयतुल्लाह इलाही गांधी जी के विचारों की गहरी जानकारी रखते थे। वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी हैं, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ा भी चुके हैं और भारतीय दर्शन का उन्होंने खास तौर से अध्ययन किया है। यह देखकर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि ईरान का एक धार्मिक और राजनीतिक नेता, एक मजहबी और राजनीतिक नेता भारतीय दर्शन के बारे में इतनी जानकारी रखता है और महात्मा गांधी के विचारों से काफी काफी हद तक वाकिफ है। अयतुल्लाह इलाही ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान में बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है। ईरान के सभी नेता शहीद होने के लिए तैयार हैं। शहीद होना उन्हें सुरखरू होने जैसा लगता है। उसके लिए न किसी के मन में अंदेशा है, न कोई डर है। जितने दिन तक अमेरिका युद्ध करना चाहे युद्ध करे। अमेरिका को ही युद्ध अपनी तरफ से बंद करना होगा। ईरान अपनी तरफ से युद्ध बंद करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमला ईरान पर हुआ है। उनसे यह भी चर्चा हुई कि भाई युद्ध आमतौर पर मजबूरियों का नाम होता है। लोग मजबूरी में युद्ध करते हैं, अन्यथा युद्ध से दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वॉर ऑफ चॉइस है, यानी ये उनके लिए मजबूरी में किया गया युद्ध नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस युद्ध को ईरान के ऊपर थोपा है। ये वॉर ऑफ चॉइस है। तो इसके जवाब में अयतुल्लाह इलाही का कहना था अगर उनके लिए ये वॉर ऑफ चॉइस है तो युद्ध को रोकना भी उन्हीं की चॉइस होगा। हम लोग युद्ध नहीं रोकेंगे, हम लोगों को युद्ध थोपा गया है और हम अपनी प्रभुसत्ता और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने के लिए और ईरान की इस्लामिक क्रांति की रक्षा करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इस मामले में पूरे देश में इस सवाल के ऊपर पूरी तरह से एकजुटता है। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने अयतुल्लाह इलाही से किया। मेरा सवाल यह था कि क्या ईरानी नेतृत्व को भारत सरकार की तरफ से अपनाए गए रवैये का पहले से अंदाजा था? दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज तक ईरान पर हुए वहशियाना हमले की निंदा नहीं की है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने आज तक सर्वोच्च नेता की हत्या पर शोक व्यक्त नहीं किया है। उल्टे भारत ने ईरान द्वारा अपने बचाव में की गई कार्रवाई को घातक हमला कहकर उसकी भर्त्सना की है। और तो और संयुक्त राष्ट्र में जो खाड़ी के दूसरे देशों ने जो इस खाड़ी के देशों ने ईरान विरोधी प्रस्ताव रखा, भारत उस प्रस्ताव का को स्पॉन्सर भी था। दूसरी तरफ जब भारत में गैस की और तेल के संकट का अंदेशा गहराया, तब नरेंद्र मोदी ने और भारतीय नेताओं ने ईरानी नेताओं से बात करनी शुरू की और जब ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से
भारत के तेल और गैस के जहाज़ों को 2-3 जहाज़ों को आने की इजाज़त दी, तो इसका गोदी मीडिया ने ये कह के प्रचार किया कि भारत ने ये एक बड़ी डिप्लोमैटिक, बड़ी एक राजनयिक सफलता हासिल कर ली है। जबकि असलियत क्या है? जब हमने अयतुल्ला इलाही से असलियत के बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें भारत सरकार के इस रवैये का पहले से अनुमान नहीं था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि भारत जब ईरान के ऊपर हमला होगा, तो हमलावरों का साथ देगा। यानी उन्हें इस पर ताज्जुब हुआ। उनका कहना था कि भारत और ईरान के बीच 7000 साल पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं। यानी ईरान में इस्लाम के आने के बहुत पहले से दोनों देशों के बीच में संबंध रहे हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के इस रवैये के बावजूद ईरान आज भी भारत को अपना पुराना पड़ोसी मानता है और उसने भारत को शत्रु देश की श्रेणी में कभी नहीं डाला। पड़ोसी देश मानने के कारण ही वह भारत को प्राथमिकता देता है। इसीलिए होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत के चुनिंदा जहाजों को निकलने की इजाजत दी गई। दोस्तों, यह चर्चा काफी लंबी चली। इसके और भी कई आयाम थे जिनका समय समय पर मैं नई परख के दर्शकों के सामने जिक्र करूंगा, ताकि हम लोग इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए इस बहुराष्ट्रीय युद्ध की जटिलताओं को और समझ सकें, हमलावरों की मानसिकता को भी समझें और जो अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मानसिकता को भी समझ सकें, क्योंकि ये समझ हमें उस समय काम आएगी जब कभी हमारे ऊपर इस तरह के संकट आएंगे। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।